और अटकलें हैं कि इजराइल इस जंग को जीतने के बाद गाजा पट्टी में सैन्य अड्डे बनाने पर भी विचार कर रहा है। इजराइल ने इसके लिए अपनी सुरक्षा का हवाला भी दिया। हालांकि दावा है कि अमेरिका इजराइल की इस योजना से सहमत नहीं है और इसकी सबसे बड़ी वजह नेतन्याहू का वो बयान है जिसमें उन्होंने गाजा पट्टी के भविष्य को लेकर अपने इरादे जाहिर कर दिए। नेतन्याहू के मुताबिक इजराइल इस युद्ध के खत्म हो जाने के बाद अनिश्चित काल के लिए गाजा पट्टी की जिम्मेदारी लेने पर विचार कर रहा है। अमेरिका का ये रुख नेतन्याहू के उस बयान के बाद आया जिसमें उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि गाजा पट्टी में इजराइल का होना जरूरी है। नेतन्याहू ने दलील दी कि हमास के लड़ाके 7 अक्टूबर वाली घटना को दोहरा भी सकते हैं, जिसे रोकने के लिए इजराइल की सेना का गाजा पट्टी में होना जरूरी है ताकि वो हमास के लड़ाकों पर लगाम लगा सके। जबकि इस जंग की शुरुआत में उसने साफ कर दिया था कि उसका मकसद सिर्फ हमास के लड़ाकों को चुन चुन कर मारना है और इस अभियान के पूरा हो जाने के बाद उसकी सेना गाजा पट्टी से वापस आ जाएगी। में अमेरिका खुलकर इजराइल की मदद कर रहा है। वो जंग की शुरुआत से इजराइल को कई बार खतरनाक हथियारों की खेप भिजवा चुका है। लेकिन इसके साथ ही अमेरिका ने यह भी साफ कर दिया कि वो जंग खत्म होने के बाद इजराइल की मदद नहीं करेगा। यानी उसका साफ इशारा गाजा पट्टी पर इजराइल के कब्जे को लेकर है। अमेरिका को डर है कि गाजा पट्टी का हाल कहीं वेस्ट बैंक की तरह ना हो जाए। अमेरिकी मीडिया के मुताबिक इसी वजह से बाइडेन ने इजराइल को गाजा पट्टी पर कब्जा न करने की नसीहत दी, क्योंकि वेस्ट बैंक वो इलाका है जो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच दुश्मनी की जड़ है। वेस्ट बैंक के 40% हिस्से पर फिलिस्तीन का कंट्रोल है, जबकि बाकी हिस्से को इजराइल चलाता है। हमास ने इजराइल को चेतावनी दे दी कि वो गाजा पट्टी पर कब्जा करने का सपना छोड़ दे। हमास ने दो टूक कहा कि गाजा पट्टी में उसे कोई नहीं हरा सकता और इसके साथ ही उसने अमेरिका को इस मामले में टांग न अड़ाने की नसीहत भी दे दी। हमास की तरफ से जारी बयान में साफ किया गया कि गाजा पट्टी पर शासन का मुद्दा फिलिस्तीनियों का है और कोई भी जबरदस्ती वहां कब्जा नहीं कर सकता। और इसीलिए अमेरिका चाहता है कि यह युद्ध जल्द से जल्द खत्म हो जाए। यही नहीं, उसने इजराइल से युद्ध विराम की मांग भी कर दी ताकि गाजा पट्टी में आम नागरिकों तक मदद पहुंचाई जा सके। अमेरिका ने गाजा पट्टी में फंसे लोगों को सुरक्षित निकालने पर जोर दिया। उसने इजराइल से कुछ देर तक हमले रोकने की भी अपील की। यही नहीं, अटकलें तो ये भी हैं कि अमेरिका इजराइल से 3 दिनों तक युद्ध रोकने की भी मांग कर सकता है ताकि उस दौरान गाजा पट्टी के शरणार्थी शिविरों, अस्पतालों और लोगों तक राहत सामग्री पहुंचाई जा सके। इजराइल के प्रधानमंत्री ये साफ कर चुके हैं कि वो तब तक जंग खत्म नहीं करेंगे जब तक हमास के सभी लड़ाके मारे नहीं जाते। वो सभी बंधकों को छुड़वाने तक युद्ध लड़ने का ऐलान कर चुके। हालांकि नेतन्याहू ने कुछ देर तक हमले रोकने का भी इशारा किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने साफ कर दिया कि इजराइल किसी भी कीमत पर सीज फायर नहीं करेगा। बेंजामिन नेतन्याहू के सलाहकार ने साफ कर दिया कि इजराइल गाजा पट्टी पर हमेशा के लिए कब्जा करने की योजना नहीं बना रहा है और इसके साथ ही उन्होंने गाजा पट्टी पर कब्जे की अटकलों को भी खारिज कर दिया। नेतन्याहू के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक गाजा पट्टी से हमास को खत्म करने के बाद इजराइल उस पर कब्जा करने का प्लान नहीं बना रहा, बल्कि वो अपनी सुरक्षा के लिए वहां अपने सैनिकों को तैनात करना चाहता है। इजराइल ने 7 अक्टूबर को खुद पर हुए हमले के लिए जिम्मेदार लोगों से बदला ले लिया। अबू जिना नाम का ये कमांडर इजराइल की इसी लिस्ट में था। इजराइल की सेना के मुताबिक उसके जवानों को रॉकेट मैन कहे जाने वाले अबू जिना को ढेर करने में ज्यादा मुश्किल नहीं आई। और इसके साथ ही इजराइल की सेना ने हमास के उस मुख्यालय को भी तबाह करने का दावा किया जहां हथियारों का बहुत बड़ा जखीरा रखा हुआ था। इजराइल का दावा है कि उसके इस हमले से हमास को काफी नुकसान हुआ, क्योंकि इजराइल की सेना ने न सिर्फ हमास के हथियारों के जखीरे को तबाह कर दिया बल्कि उसके कमांडर अबू जिना को भी मार गिराया। इजराइल का आरोप है कि उस पर हुए हमले में उसने अहम भूमिका अदा की थी और इसके लिए इजराइल की सेना ने एक फाइटर जेट को भेजा और हमास के उस मुख्यालय को निशाना बनाया जहां हमास का कमांडर अबू जिना मौजूद था। इजराइल को इस हमले में दोहरी सफलता मिली, क्योंकि एक तरफ तो उसने हमास के उस जखीरे को तबाह कर दिया जो इजराइल के लिए मुश्किल खड़ी कर सकता था, दूसरी तरफ उसने हमास के रॉकेटमैन अबू जिना को भी मिट्टी में मिला दिया। क्योंकि इजराइल पर हमला करने के लिए हमास के लड़ाकों ने जिन रॉकेटों का इस्तेमाल किया था वो अबू जिना ने ही बनाए थे। अबू जिना रॉकेट और हथियार बनाने में एक्सपर्ट था। इजराइल ने उसी अबू जिना को मौत की नींद सुलाने का दावा कर दिया। इजराइल की फौज हमास को कमजोर करने के लिए गाजा में घुसकर लगातार हमास के कमांडरों को निशाना बना रही है, क्योंकि इजराइल की सेना जानती है कि वो हमास के कमांडरों को ढेर कर उसे कमजोर कर सकती है।
इसीलिए इजरायल अब तक हमास के कई बड़े कमांडरों का खात्मा कर चुका है। 7 अक्टूबर को हुए हमले के बाद गाजा में घुसी इजरायल की सेना ने वहां मौजूद हमास के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक कर दी, जिसमें हमास के कई कमांडर ढेर हो गए। 2 रोज पहले ही इजरायल ने एक ऑपरेशन में हमास के टॉप कमांडर जमाल मूसा को ढेर करने का दावा किया था। इजरायल ने दावा कर दिया कि उसकी सेना ने हमास के लादेन यानी यहिया सिनवार को बंकर में घेर लिया। यहिया सिनवार इस्माइल हानिया के बाद हमास का दूसरा सबसे बड़ा चेहरा है, जो इजरायल की फौज के लिए सिरदर्द बना हुआ है। लेकिन इजरायल ने भी हमास के ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम शुरू कर दिया। गाजा में इजरायल की सेना शिफा अस्पताल से करीब 700 मीटर दूर है और कुछ ही वक्त में वो हमास पर काल बनकर टूटने वाली है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल के सैनिक गाजा शहर में काफी अंदर तक पहुंच चुके हैं, जो किसी भी वक्त हमास के टॉप कमांडर यहिया सिनवार को मौत के घाट उतार देंगे, जिसके लिए इजरायल की सेना अपनी कमर कस चुकी है। दावा किया जा रहा है कि इजरायल की फौज गाजा के उत्तर पश्चिम इलाकों पर नजरें गड़ाए बैठी है, क्योंकि इसी इलाके में शिफा अस्पताल, जो हमास के टॉप कमांडरों और लड़ाकों का अड्डा माना जा रहा है। दावा किया जा रहा है कि शिफा अस्पताल हमास का कमांड सेंटर है, जिसके अंदर छिपकर हमास के टॉप कमांडर इजरायल के अलग अलग शहरों में बड़े हमलों को अंजाम देने की प्लानिंग कर रहे हैं, जिसे मिट्टी में मिला देने के लिए इजरायल ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इजरायल ने दावा किया कि हमास शिफा अस्पताल को अपने बेस कैंप की तरह इस्तेमाल कर रहा है और जंग शुरू होने के बाद से हमास के लड़ाके इजरायल की सेना से बचने के लिए इस अस्पताल को अपना ठिकाना बना रहे हैं। आशंका जताई जा रही है कि शिफा अस्पताल के नीचे बने बंकरों में ही यहिया सिनवार छिपा हो सकता है और इजरायल की सेना ने उस तक जल्द ही पहुंचने का बड़ा दावा कर दिया, क्योंकि आरोप है कि वो यहिया सिनवार ही था जिसके इशारे पर हमास के लड़ाकों ने इजरायल में घुसकर कत्लेआम मचा दिया था। इजरायल के मीडिया के मुताबिक यहिया सिनवार ने न सिर्फ रॉकेट और मिसाइलों से हमले की रणनीति बनाई थी, बल्कि सुरंगों के जरिए इजरायल में घुसने का प्लान भी उसी का था। यहिया सिनवार को पकड़ना इजरायल की सेना के लिए इतना आसान भी नहीं होने वाला। आरोप है कि सिनवार ने ही इजरायल में मौत का खूनी खेल खेला था और 7 अक्टूबर को हुए भीषण हमले के बाद से इजरायल की सेना उसका पता लगाने में नाकाम रही है। लेकिन हमास को मिटाने की कसम खा चुकी इजरायल की फौज ने उसके खिलाफ बड़ी प्लानिंग कर ली। मतलब और सिनवार की इसी आतंकी मानसिकता की वजह से उसकी तुलना खूंखार आतंकी उसामा बिन लादेन से भी की जाने लगी। उसामा बिन लादेन ही वो मास्टरमाइंड था जिसने 11 सितंबर 2001 को अमेरिका पर भीषण हमले कर उसे दहला दिया था, जिसमें बड़ी संख्या में लोग मारे गए थे। 22 साल बीतने के बाद भी अमेरिका में लोगों के जहन में भयानक हमलों का खौफ जिंदा है। इसलिए इजरायल की सेना ने यहिया सिनवार को हमास का बिन लादेन बता दिया। वहां की खुफिया एजेंसी ने भी बंधकों की तलाश में एड़ी चोटी का जोर लगा रखा है और जब इजरायल ने तकनीक की मदद से भी बंधकों की तलाश तेज कर दी है, जिसके लिए नेतन्याहू के इशारे पर आईटी इंजीनियरों की एक टीम बना दी गई, जिसकी मदद से बंधकों की पहचान की जा रही है। इजरायल के मीडिया के मुताबिक उस टीम में आईटी एक्सपर्ट के साथ हैकरों को भी शामिल किया गया। हमास ने यह आरोप लगाया कि इजरायल विदेशी नागरिकों की रिहाई में अड़ंगा लगा रहा है। हमास ने दावा किया कि कुछ दिन पहले वो गाजा से 12 विदेशी बंधकों को रिहा करने वाला था, लेकिन इजरायल ने ही उनकी रिहाई में रुकावट पैदा कर दी, जिसकी वजह से उन बंधकों को भी रिहा नहीं किया गया। हमास ने आरोप लगाया कि इजरायल ये नहीं चाहता है कि वो विदेशी नागरिकों को छोड़ दे, क्योंकि अभी तो उसके साथ बंधकों की रिहाई के मुद्दे पर कई देश खड़े हैं। दावा किया गया कि 7 अक्टूबर को जब हमास ने इजरायल से 200 से ज्यादा लोगों को बंधक बनाया था, तो उनमें अमेरिका और ब्रिटेन के अलावा कई देशों के नागरिक शामिल थे। यही वजह रही कि अमेरिका और ब्रिटेन लगातार बंधकों को छुड़ाने के लिए इजरायल को पूरा समर्थन दे रहे हैं। लेकिन अगर एक बार हमास ने इजरायल के बंधकों के अलावा दूसरे देशों के बंधकों को छोड़ दिया, तो इजरायल की मुश्किलें बढ़ जाएंगी, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि उसे दूसरे देशों से मदद मिलनी बंद हो जाए। तो इजरायल पर आफत आ जाएगी, क्योंकि बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू पर दबाव लगातार बढ़ता जा रहा है और इसीलिए इजरायल की सेना बंधकों तक पहुंचने की हर मुमकिन कोशिश कर रही है। गाजा में घुसकर भी इजरायल के जवान चप्पा चप्पा खंगाल रहे हैं ताकि किसी भी सूरत में बंधकों तक पहुंचा जा सके, लेकिन इजरायल की सेना के हाथ अभी तक खाली हैं। यही वजह रही कि इजरायल में नेतन्याहू के खिलाफ लोगों का गुस्सा भड़क रहा है और वो सड़क पर भी उतर रहे हैं। एक महिला ने तो हमास से उसे भी बंधक बनाने की अपील कर दी ताकि वो अपनी बेटियों के साथ रह पाए। यानी अपने लोगों को छुड़ाने के लिए इजरायल के लोग अब खुद भी आगे आने लगे हैं और इसीलिए नेतन्याहू पर भी बंधकों को छुड़ाने का दबाव बढ़ता ही जा रहा है। बंधकों का मुद्दा इजरायल की संसद में भी खूब उठ रहा है।
वहां संसद सत्र के दौरान खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं और बंधकों के मुद्दे पर चर्चा भी हुई। वहां की संसद में खाली सीटों पर बंधक बनाए गए कई लोगों की तस्वीरें रखी गईं। यानी बंधकों को छुड़ाने के लिए नेतन्याहू पर अब चारों तरफ से दबाव बनाया जा रहा है। इजराइल के सैकड़ों लोगों ने सरकार के खिलाफ नाराजगी जताई और यरूशलेम में इकट्ठा हुए। सभी ने मिलकर बंधकों की रिहाई के लिए नेतन्याहू सरकार से गुहार लगाई, जबकि इजराइल के प्रधानमंत्री शुरुआत से ही ये कहते आए हैं कि वो बंधकों को छुड़ाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। इजराइल की सेना गाजा में आसमान से भीषण हमले भी कर रही ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन इसके बावजूद हमास ने इजराइल के बंधकों को रिहा नहीं किया है। इजराइल पर कई देश दबाव बना रहे कि वो गाजा पर हमले रोक दें ताकि हमास पर बंधकों को छोड़ने का दबाव बनाया जा सके, लेकिन अमेरिका के विदेश मंत्री ने एक बार फिर इजराइल का साथ देते हुए साफ कर दिया कि ऐसा करने पर चौंकाने वाले परिणाम आ सकते हैं। और इसीलिए अमेरिका के विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन ने इजराइल को फूंक फूंक कर कदम रखने की सलाह दे डाली। इजराइल ने एक बार फिर साफ कर दिया कि हमास पर सिर्फ और सिर्फ हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है। इजराइल के प्रधानमंत्री के सलाहकार मार्क रेगेव के मुताबिक हमलों की चोट ही हमास को घुटनों पर ला सकती है और इसीलिए हमास के खात्मे के बाद ही गाजा पर इजराइल की सेना अपने हमले रोकेगी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के उस सलाहकार ने हमास को मिटाने की बात दोहराई और साफ कह दिया कि हमास पर जोरदार हमले करके ही दबाव बनाया जा सकता है, क्योंकि उसने जिस तरह से 7 अक्टूबर को इजराइल के बेकसूर लोगों को मौत की नींद सुलाया था, उस पर रत्ती भर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। और इसीलिए इजराइल की सेना गाजा में जमीनी ऑपरेशन भी तेज कर रही है, क्योंकि गाजा में हमास के जितने ठिकाने तबाह होंगे वो उतना ही कमजोर होगा, जिसके बाद उसके पास इजराइल के बंधकों को छोड़ने के अलावा दूसरा कोई रास्ता नहीं बचेगा। लेकिन गाजा में हमले रोकने के लिए इजराइल पर दबाव बढ़ रहा है, मगर नेतन्याहू ने भी साफ कह दिया है कि बंधकों की रिहाई तक सीज फायर नहीं होगा। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कह दिया कि गाजा को ईंधन भी नहीं दिया जाएगा और इजराइल की सेना रुकने के बजाय हमास को बर्बाद करने के लिए और भीषण हमले करेगी। नेतन्याहू ने कह दिया कि अगर हमास को ईंधन चाहिए तो उसे बिना देरी किए बंधकों को छोड़ना होगा, नहीं तो गाजा में इजराइल न तो सीज फायर करेगा और न ही गाजा को ईंधन दिया जाएगा। ऐसी खबरें आ रही थी कि हमास के लड़ाके पेट्रोल का इस्तेमाल कर बम बना रहे थे ताकि इजराइल की सेना को गंभीर चोट पहुंचाई जा सके। इसीलिए इजराइल भी पूरी तरह सतर्क हो गया है, क्योंकि पहले ही हमास के पास खतरनाक रॉकेट मौजूद है। ऐसे में अगर उसके हाथ और ज्यादा पेट्रोल लग गया तो वो उससे बम बनाकर गाजा में इजराइल की सेना के जमीनी ऑपरेशन के दौरान भीषण हमला करने में सक्षम हो जाएगा। और हिजबुल्लाह का दावा है कि इस हमले के लिए उसे इजराइल ने ही मजबूर किया। हिजबुल्लाह के मुताबिक इजराइल ने उसकी सीमा के अंदर धमाके किए जिसमें लेबनान के कई लोगों की जान चली गई। उसका आरोप है कि इजराइल की सेना ने लेबनान के बेकसूर लोगों को निशाना बनाया और आधी रात में वहां जोरदार रॉकेट बरसाए। इजराइल की सेना ने इस हमले के बाकायदा कई वीडियो भी जारी किए, जिनमें लेबनान और इजराइल की सीमा के पास मौजूद कुछ फौजी ठिकानों पर धमाके होते दिखाई दिए। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने सीमा के पास मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों पर मिसाइलों से वार किए। धमाकों को देखकर ऐसा लगा मानो कोई ज्वालामुखी फट पड़ा। इजराइल की सेना के मुताबिक उसने हिजबुल्लाह के अड्डों पर क्लस्टर रॉकेट से वार किया और सीना ठोक के इसकी जिम्मेदारी भी ली। इजराइल की तरफ से जारी किए गए वीडियो में उसकी सेना की टुकड़ी रॉकेट अटैक करती नजर आई। इस दौरान कुछ सैनिकों ने उन रॉकेटों को ट्रैक भी किया, जिसके बाद इजराइल ने दावा किया कि उसकी सेना ने हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को पूरी तरह बर्बाद करने में कामयाबी हासिल कर ली। और उसके इसी दावे ने हिजबुल्लाह के गुस्से को 7वें आसमान पर पहुंचा दिया। इस हमले के बाद हिजबुल्लाह के कमांडर इतनी बुरी तरह भड़क गए कि उन्होंने इजराइल को मिट्टी में मिलाने की धमकी दे दी और एक बार फिर यह दोहरा दिया कि अब इजराइल को हिजबुल्लाह के प्रकोप से कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि हिजबुल्लाह का मानना है कि इजराइल ने उसके ठिकानों पर जो हमला किया वो उसके लिए ताबूत में आखिरी कील साबित होगा। मतलब हिजबुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल को सीधी चुनौती दे दी। हिजबुल्लाह ने साफ साफ शब्दों में यह ऐलान कर दिया कि वो अपने ठिकानों पर हुए हमलों का बदला जरूर लेगा। मतलब वो इजराइल पर इतना भीषण वार करेगा कि नेतन्याहू की नींद हराम हो जाएगी। इस दौरान हिजबुल्लाह ने इजराइल को धमकाते हुए ये भी कहा कि इजराइल उसके लड़ाकों की असली ताकत से वाकिफ नहीं है। मतलब उसने साफ कर दिया कि लेबनान बॉर्डर पर तनाव अब कम नहीं होने वाला, क्योंकि हिजबुल्लाह की चेतावनी के मुताबिक वो अब इजराइल पर अब तक के सबसे बड़े हमले का मन बना चुका है।
इस बीच इजरायल ने साफ कर दिया कि वो लेबनान बॉर्डर पर जंग के लिए तैयार बैठे चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह से लड़ाई नहीं लड़ना चाहता। इजरायल के रक्षा मंत्री ने ऐलान कर दिया कि हिजबुल्लाह से टकराने का उनका कोई प्लान नहीं है। मतलब इजरायल का पूरा फोकस सिर्फ और सिर्फ हमास से जंग लड़ने पर है। इजरायल के रक्षा मंत्री योआव गैलांट ने साफ कर दिया कि इजरायल की सेना हिजबुल्लाह से जंग नहीं लड़ना चाहती, क्योंकि जब से इजरायल ने गाजा पर हमले किए तभी से लेबनान से लगने वाली उसकी सीमा के पास हिजबुल्लाह के लड़ाके भी सक्रिय हो गए, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी थी कि इजरायल पर लेबनान के रास्ते भी बड़ा हमला हो सकता है। माना जा रहा है कि जंग के इसी नए मोर्चे से बचने के लिए इजरायल के रक्षा मंत्री ने साफ कर दिया कि इजरायल हिजबुल्लाह से किसी तरह का कोई टकराव नहीं चाहता, क्योंकि माना जा रहा है कि अगर इजरायल ने हिजबुल्लाह से सीधी टक्कर ली तो फिर इस जंग में ईरान की भी एंट्री हो सकती है, क्योंकि इजरायल का आरोप है कि हिजबुल्लाह असल में सिर्फ एक मुखौटा है, उसके पीछे आतंक का असली चेहरा ईरान है। और इजरायल के मुताबिक ईरान ही वो देश है जिससे हिजबुल्लाह को ताकत मिलती है। यहाँ तक कि इजरायल और हमास की जंग में भी जब जब हिजबुल्लाह की बात आई, ईरान ने इजरायल को सीधी चेतावनी दी। इसलिए ये माना जा रहा है कि अगर इजरायल और हिजबुल्लाह में तलवारें खिंची तो फिर हिजबुल्लाह की तरफ से ईरान भी मैदान में जरूर उतरेगा, और अगर ऐसा हुआ तो इजरायल बुरी तरह फंस भी सकता है, क्योंकि वो पहले ही गाजा में हमास से जंग लड़ रहा है, और अगर इस लड़ाई में ईरान कूद पड़ा तो इजरायल को इसे जीतने के लिए 4 गुना ताकत लगानी होगी, क्योंकि ईरान की सेना हमास के मुकाबले कहीं ज्यादा ताकतवर है। ये जंग अकेले नहीं लड़ने वाला, बल्कि उसके साथ लेबनान में बैठे हिजबुल्लाह के खूंखार लड़ाकों की बहुत बड़ी टोली भी होगी, जो ईरान के एक इशारे पर इजरायल में कत्लेआम मचाने के इरादे से घुस जाएगी। मतलब इजरायल के सामने 2 दुश्मन एक साथ होंगे, क्योंकि एक तरफ गाजा में वो महीने भर से हमास के खिलाफ ऑपरेशन चला रहा है, तो वहीं लेबनान बॉर्डर पर भी हिजबुल्लाह के हमले का खतरा बढ़ता जा रहा है। उसके लिए 2 मोर्चों पर एक साथ लड़ाई लड़ना मुश्किल हो सकता है, और उसका ये डर हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता ही जा रहा है, क्योंकि हिजबुल्लाह पहले भी ये साफ कर चुका है कि अगर इजरायल ने जरा सी भी गलती की तो वो उस पर पूरी ताकत से टूट पड़ेगा। और माना जा रहा है कि इसी वजह से इजरायल के रक्षा मंत्री ने ये ऐलान कर दिया कि उनकी सेना लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के पक्ष में नहीं है। हिजबुल्लाह के तेवर तल्ख नजर आए। ऐसा इसलिए क्योंकि इस हमले के कुछ देर बाद ही हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने एक बार फिर भाषण देने का ऐलान कर दिया। मतलब हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह एक बार फिर दुनिया के सामने अपनी बात रखने आएगा, और उसने इसके लिए शनिवार यानी 11 नवंबर का दिन चुना है। ये वो दिन है जिसे हिजबुल्लाह शहीदी दिवस के तौर पर मनाता है, और खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह इसी दिन दुनिया के सामने एक बार फिर आएगा। मतलब वो 10 दिन के अंदर अंदर दूसरी बार भाषण देगा। इससे पहले 3 नवंबर को वो हमास और इजरायल में जारी जंग के बाद पहली बार दुनिया के सामने आया था, जहां उसने गाजा में जारी हमलों के बारे में खुलकर बात भी की, जिसके बाद ये आशंका जताई जाने लगी कि 11 नवंबर को हसन नसरल्लाह अपने किसी नए आतंकी प्लान से पर्दा उठा सकता है, और हो सकता है कि उसका ये नया प्लान इजरायल को पूरी तरह से बर्बाद करने का हो। कि अपने इस ऐलान के लिए हसन नसरल्लाह ने जो तारीख चुनी वो इजरायल के लिए किसी बुरी सपने की तरह है। 11 नवंबर वो तारीख है जो इजरायल को अपने सीने पर हुए सबसे गहरे जख्म की याद दिलाती है, और हिजबुल्लाह इसे ही अपनी सबसे बड़ी जीत मानता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 11 नवंबर 1982 को हिजबुल्लाह ने इजरायल की सुरक्षा में सबसे बड़ी सेंध लगाई थी, और उसके लड़ाके अहमद कासिर ने इजरायल के कब्जे वाले तीर में मौजूद इजरायल की सेना के अड्डे पर पहला आत्मघाती हमला किया था। जानकारी के मुताबिक अहमद कासिर ने विस्फोटकों से भरी एक कार को ही इजरायल की सेना की उस बिल्डिंग में घुसा दिया था, जिसके बाद वहां हुए धमाके में इजरायली सेना के करीब 80 जवानों की मौत हो गई। इजरायल के जख्मों पर नमक छिड़कने का काम करता है। माना जा रहा है कि इसी वजह से हिजबुल्लाह के चीफ हसन नसरल्लाह ने 11 नवंबर को दुनिया के सामने आने का ऐलान किया है, ताकि वो एक बार फिर इजरायल को 1982 में हुए उस दर्दनाक हमले की याद दिला सके। फिर हिजबुल्लाह नहीं बल्कि गाजा पर इजरायल के हमलों से बढ़ के यमन के हूथी लड़ाकों ने भी इजरायल पर बड़ा हमला करने का दावा कर दिया। हूथी विद्रोहियों के मुताबिक इस हमले में भी उन्होंने पिछली बार की तरह मिसाइलों और ड्रोन का इस्तेमाल किया, और हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल के हमले का एक वीडियो भी जारी किया, जिसमें एक साथ कई बैलिस्टिक मिसाइलें लॉन्च होती नजर आई। मिसाइलों को दागने के बाद हूथी लड़ाकों ने अल्लाहू अकबर के नारे भी लगाए। इजरायल से करीब 2000 किलोमीटर दूर यमन से हूथी लड़ाकों ने इजरायल को तबाह करने के लिए एक साथ कई मिसाइलें दागी। हमास के खिलाफ चल रही इजरायल की जंग में हूथी लड़ाकों ने भी एक और मोर्चा खोल दिया।
इससे पहले भी उन्होंने इजराइल पर क्रूज मिसाइलें दागी, लेकिन उस वक्त भूमध्य सागर में इजराइल की सीमा के पास तैनात अमेरिकी युद्धपोत के जरिए उन हमलों को नाकाम करने का दावा किया गया। लेकिन अब फिर से हूथी लड़ाकों के हमले के दावे से इजराइल और अमेरिका समेत सऊदी अरब की भी टेंशन बढ़ गई। हूथी लड़ाकों के इस दावे से एक बात साफ हो गई कि हूथी लड़ाकों ने इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। यही नहीं, हूथी लड़ाकों ने इजराइल को चेतावनी दी कि जब तक वो गाजा पर हमले नहीं रोकेगा तब तक हूथी विद्रोही इजराइल पर बैलिस्टिक मिसाइलों और ड्रोन से हमले करते रहेंगे। इजराइल पर हूथी लड़ाकों के मिसाइल हमले के दावे से इजराइल की परेशानी बढ़नी तय है, क्योंकि यमन का ये चरमपंथी संगठन बेहद ताकतवर माना जाता है। इस संगठन ने ईरान की मदद से यमन की सरकार तक को उखाड़ फेंका था और अब हूथी लड़ाकों ने इजराइल पर हमले का दावा कर दिया, जिसके बाद इजराइल को अब एक साथ अपने 3 दुश्मनों से लोहा लेना पड़ रहा है। 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमले की शुरुआत हमास के लड़ाकों से हुई, उसके बाद लेबनान के चरमपंथी संगठन हिजबुल्लाह के हमले हुए और अब यमन के हूथी लड़ाकों ने बैलिस्टिक मिसाइल से हमले करने का दावा कर दिया। यानी इजराइल और हमास की जंग में यमन के हूथी लड़ाके फिर से इजराइल को तबाह करने की प्लानिंग में जुट गए। हूथी लड़ाकों के हमलों से निपटने के लिए इजराइल ने भी अपनी पूरी प्लानिंग बना ली। इजराइल की सेना के दावे के मुताबिक मिसाइलों के हमले के बाद लाल सागर में सुरक्षा बढ़ा दी गई ताकि हूथी लड़ाकों की मिसाइलों को नेस्तनाबूद किया जा सके। यही नहीं, इजराइल ने लाल सागर में अपने जहाज भी तैनात कर दिए ताकि नौसेना के जरिए इजराइल की तरफ आने वाली मिसाइलों को रोका जा सके। सिर्फ इजराइल ही नहीं, अमेरिकी सेना भी लाल सागर में तैनात है और अमेरिका की सेना लाल सागर से हूथी लड़ाकों के मिसाइल और ड्रोन हमलों को रोक चुकी है। इजराइल पहले भी दावा कर चुका है कि लाल सागर की ओर से उसकी ओर दागी जाने वाली मिसाइलों को वो ढेर कर चुका है। इसके साथ ही इजराइल ने यह भी दावा किया कि हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए उसके पास हवाई सुरक्षा की कई परतें हैं, जिन्हें भेद पाना हूथी लड़ाकों के लिए आसान नहीं होगा। हूथी लड़ाकों के हमलों को रोकने के लिए इजराइल की तैयारी भले ही पूरी है, लेकिन हूथी लड़ाकों को हल्के में लेना इजराइल के लिए भूल होगी, क्योंकि 9 साल पहले यमन के गृह युद्ध में ईरान की मदद से हूथी लड़ाकों ने यमन सरकार को मुश्किल में डाल दिया और यमन के कई इलाकों पर कब्जा कर लिया था। यमन की सुन्नी सरकार के खिलाफ शिया हूथी लड़ाकों की ये जंग 2014 से चल रही है। अरब देशों में दबदबा बनाने की होड़ में ईरान और सऊदी अरब भी इस गृह युद्ध में कूद पड़े थे। एक तरफ हूथी विद्रोहियों को शिया बहुल देश ईरान का समर्थन मिला था, तो वहीं दूसरी तरफ यमन की सरकार के साथ सुन्नी बहुल देश सऊदी अरब अब भी खड़ा है और यमन में गृह युद्ध शुरू होने के बाद से ही हूथी लड़ाके यमन के उत्तरी हिस्से को नियंत्रित करने लगे थे। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास की हत्या की कोशिश की गई। गनीमत रही कि जानलेवा हमले में वो बाल बाल बच गए। हालांकि पैलेस्टीनियन नेशनल अथॉरिटी ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर हमले की घटना से इनकार किया, लेकिन हमले से जुड़ा एक वीडियो सामने आया जिसमें कुछ बंदूकधारी लोग फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले को निशाना बनाकर गोलीबारी करते दिखाई दी। उस वीडियो में महमूद अब्बास की गाड़ी एक घर के बाहर खड़ी दिखाई दी और उसके आसपास मौजूद लोग गोलीबारी करते दिखे। इस दौरान हमलावरों और सुरक्षा कर्मियों के बीच जमकर गोलीबारी हुई, जिसमें फिलिस्तीन के राष्ट्रपति के एक सुरक्षा कर्मी की गोली लगने से मौत हो गई। इसके बाद भी हमलावर उनके काफिले पर काफी देर तक गोलियां चलाते रहे। गनीमत यह रही कि इस हमले में फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास को कोई चोट नहीं आई और सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें हमलावरों से बचा लिया। फिलिस्तीन के मीडिया के मुताबिक इस हमले की जिम्मेदारी सन्स ऑफ अबू जिंदाल नाम के एक संगठन ने ली। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति पर हुए हमले के बाद सन्स ऑफ अबू जिंदाल नाम के संगठन को लेकर चर्चा तेज हो गई, क्योंकि फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि इसी संगठन ने राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले की जिम्मेदारी थी। और फिलिस्तीन के मीडिया ने दावा किया कि राष्ट्रपति पर हमला करने वाले संगठन के लोगों ने फिलिस्तीन अथॉरिटी के अधिकारी यूसुफ अहमद रेहान के सम्मान में अपने संगठन का नाम सन्स ऑफ अबू जिंदाल रखा है। फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास पर जानलेवा हमले के पीछे बड़ी वजह सामने आई। तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि महमूद अब्बास को धमकी दी गई थी, जिसमें उन पर हमला करने वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने उन्हें 24 घंटे का अल्टीमेटम दिया था। और तुर्की के मीडिया ने दावा किया कि उस अल्टीमेटम का समय पूरा होते ही फिलिस्तीन के राष्ट्रपति महमूद अब्बास के काफिले पर गोलियां चला दी गई, जिसमें उनकी जान बाल बाल बची और इस हमले की जिम्मेदारी भी सन्स ऑफ अबू जिंदाल संगठन ने ही ली। हमास के समर्थन वाले संगठन सन्स ऑफ अबू जिंदाल ने महमूद अब्बास को निशाना बनाया। महमूद अब्बास पर हुए हमले के बाद इस बात के कयास लगाए जाने लगे कि इजराइल की जंग में उनका रुख देखकर फिलिस्तीन समर्थक संगठनों में ही फूट पड़ने लगी, क्योंकि हमास कई दशकों से फिलिस्तीन की आजादी के लिए लड़ाई लड़ रहा है।
यानी वो एक तरह से महमूद अब्बास के साथ ही खड़ा है। लेकिन सन्स ऑफ अबू जंदाल ने हमास का साथी होने के बावजूद महमूद अब्बास पर हमला कर दिया। मतलब ये कि उसने हमास से अलग रास्ता अपना लिया। माना जा रहा है कि इसके पीछे की वजह जंग को लेकर महमूद अब्बास का नरम रुख है, क्योंकि जब से जंग छिड़ी है उन्होंने एक बार भी इजराइल के खिलाफ सख्त रुख नहीं दिखाया, बल्कि कई बार तो महमूद अब्बास ने हमास से दूरी बनाने वाला बयान ही दे दिया। वेनेजुएला के राष्ट्रपति से मुलाकात के दौरान तो उन्होंने ये तक कह दिया था कि हमास की नीतियों और उसके हमलों का समर्थन वो नहीं करते और ना ही हमास का मतलब फिलिस्तीन है। माना जा रहा है कि इसी वजह से सन्स ऑफ अबू जंदाल ने उन्हें निशाना बनाया। हालांकि यह हमास से उसके झगड़े की वजह भी बन सकता है। हमास ने दुनिया भर के मुस्लिमों से मदद मांगने के लिए तूफान अल अक्सा नाम का अभियान शुरू कर दिया, जिसके तहत वो लड़ाकों की भर्ती करना चाहता है, क्योंकि पिछले एक महीने में इजराइल की सेना ने गाजा में हमास के ठिकानों पर इतनी बमबारी की कि उसका पूरा साम्राज्य ही बर्बादी की कगार पर पहुंच गया। और इजराइल के साथ जंग में हमास के हजारों लड़ाके मारे गए, जिसकी वजह से इस जंग को जारी रखने के लिए हमास को और लड़ाकों की जरूरत है। और इसीलिए हमास के टॉप लीडर दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कर रहे हैं। वो लड़ाकों की भर्ती के लिए वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा नाम का अभियान चला रहे हैं। और हमास 3 मुस्लिम देशों में तूफान अल अक्सा रैली का आयोजन भी कर चुका है। हानिया फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास का सबसे बड़ा चेहरा है और इजराइल का दावा है कि 7 अक्टूबर के हमले की प्लानिंग इस्माइल हानिया ने ही की थी, जिसके बाद से इजराइल और हमास के बीच जंग जारी है। खालिद मशाल ने भी हमास के लिए दुनिया भर से मदद लाने की कमान संभाल ली, जिसके लिए वो दुनिया भर के मुस्लिम देशों में रैलियां कराने की कोशिश में जुट गया। खालिद मशाल हमास का वही नेता है जिसने 27 अक्टूबर को भारत में फिलिस्तीन समर्थकों की एक रैली को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया था। और केरल के मलप्पुरम में हमास लीडर खालिद मशाल की उस रैली का आयोजन कट्टरपंथी संगठन जमाते इस्लामी की यूथ विंग ने किया था। एक रिपोर्ट के मुताबिक उस रैली में मशाल ने भारत के मुस्लिमों से एकजुट होने को कहा था, जिसमें उसने इजराइल पर हमास से बदला लेने की आड़ में गाजा को मिटा देने की साजिश करने का आरोप लगाया था और रैली में शामिल मुस्लिमों से फिलिस्तीनियों का समर्थन करने की अपील की थी। खालिद मशाल को फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास के संस्थापक सदस्यों में एक माना जाता है। और यूरोपीय मीडिया के मुताबिक खालिद मशाल हमास के सबसे शक्तिशाली पोलित ब्यूरो का प्रमुख है, जो इस वक्त इजराइल के खिलाफ जारी जंग के लिए हमास में लड़ाकों के भर्ती अभियान में जुटा हुआ है। खालिद मशाल 1956 में वेस्ट बैंक के शहर सिलवाद में पैदा हुआ। 1967 में इजराइल और अरब देशों के बीच हुई जंग की वजह से उसका परिवार बेघर हो गया था। 1976 से 1990 के बीच खालिद मशाल कुवैत में रहा और उसने वहां PIJ यानी पैलेस्टीनियन इस्लामिक जिहाद की अगुवाई की थी। इसके बाद 1996 से 2017 तक मशाल हमास के पोलित ब्यूरो का अध्यक्ष रहा। आरोप लगा कि खूंखार आतंकी संगठन लश्कर तैयबा के लड़ाके भी हमास के साथ इजराइल के खिलाफ जंग लड़ने के इरादे से गाजा गए थे, जिसका सीधा मतलब यह हुआ कि इजराइल से भिड़ने के लिए मुस्लिम देशों के अलावा तमाम आतंकी संगठन भी एकजुट हो चुके हैं और वो सब मिलकर इजराइल को बहुत बड़ा झटका देना चाहते हैं। खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक लश्कर के आतंकियों को गाजा तक पहुंचाने में पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI की भी बड़ी भूमिका थी। आरोप तो यह भी है कि इजराइल के खिलाफ जंग में हमास को पाकिस्तान की तरफ से कई बार मदद मिली। दावा है कि हमास के नेताओं को पाकिस्तान ने लड़ाकों की भर्ती में भी मदद करने का भरोसा दिया है, क्योंकि जंग की शुरुआत से ही पाकिस्तान इजराइल पर हमास के किए हमलों का समर्थन कर रहा है। और हमास के टॉप नेताओं ने 2 दिन पहले इस्लामाबाद में वीडियो लिंक के जरिए तूफान अल अक्सा रैली की, जिसका आयोजन पाकिस्तान के कट्टरवादी धार्मिक संगठनों ने किया था, जिसमें पाकिस्तान का सबसे बड़ा धार्मिक संगठन जमाते इस्लामी भी शामिल था। हमास की तूफान अल अक्सा रैली को लेकर भारत की खुफिया एजेंसियों ने अलर्ट जारी कर दिया, क्योंकि खुफिया एजेंसी के सूत्रों के मुताबिक हमास मुस्लिम देशों के अलावा उन देशों में भी रैलियां करना चाहता है जहां मुस्लिमों की आबादी ज्यादा है। और दावा किया गया कि उन रैलियों को हमास के टॉप लीडर सीधे संबोधित करेंगे और मुस्लिम धर्म के लिए बाकी दुनिया को खतरा बताएंगे। और वो ऐसा हर उस देश में करना चाहते हैं जहां मुस्लिमों की बड़ी आबादी रहती है। हमास की बच्चा ब्रिगेड की तस्वीर सामने आई, जिसको लेकर इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने पहले भी बड़ा दावा किया था। मोसाद ने आरोप लगाया था कि हमास इस जंग में इजराइल के हमलों से बचने के लिए बच्चों को ढाल बना रहा है। मोसाद के इन दावों की हकीकत उस वक्त सामने आई जब इजराइल के सैनिक हमास के लड़ाकों की तलाश में गाजा के एक घर में घुसे। इजराइल की सेना ने दावा किया कि उन्हें वहां कई ऐसी तस्वीरें मिली जिनमें कई बच्चे हमास के लड़ाकों की तरह हाथों में खतरनाक हथियार लिए दिखाई दिए।
इसी वजह से हमास के लड़ाकों पर लगाम लगाने के इरादे से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में भी लगातार छापेमारी कर रही है। इस दौरान इजराइल ने वहां शरणार्थी कैंप में रह रहे 28 फिलिस्तीनी नागरिकों को गिरफ्तार कर लिया, जिनमें 11 लोगों के हमास से जुड़े होने का दावा किया गया। और वहां से जो तस्वीरें सामने आई उनमें इजराइल की सेना हाथ में बंदूक लेकर गलियों के अंदर हमास के लड़ाकों की तलाश करती नजर आई, क्योंकि 7 अक्टूबर को हमास के हमलों के बाद से इजराइल की सेना वेस्ट बैंक में फिलिस्तीन के लड़ाकों को पकड़ने के लिए लगातार छापेमारी कर रही है। हमास के हमलों के बाद इजराइल के कब्जे वाले वेस्ट बैंक में भी लगातार तनाव बढ़ता जा रहा है, क्योंकि भले ही वेस्ट बैंक इजराइल का हिस्सा है, लेकिन वहां फिलिस्तीन के नागरिकों के लिए कई शरणार्थी कैंप बनाए गए हैं और इजराइल को शक है कि उन कैंपों में फिलिस्तीन के कट्टरपंथी संगठन हमास के लड़ाके भी छिपे हो सकते हैं, जिनका नामो निशान मिटाने की कसम खाकर बैठी इजरायली सेना वहां लगातार छापेमारी कर रही है। कतर के टीवी चैनल अल जजीरा की रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल और फिलिस्तीन के लड़ाकों के बीच बढ़े तनाव के बाद पिछले 24 घंटों के अंदर वहां 9 लोगों की मौत हो चुकी है और दावा किया गया कि मरने वालों में 2 लोग इजराइल की सेना की हिरासत में थे।